सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। थ्योरी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, थ्योरी पे भी उतना ही फोकस करना है जितना हम न्यूमेरिकल पे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं क्लास 11th के उस टॉपिक की जो टॉपिक अपन ने पहले शुरू किया था। एक वीडियो हम पार्ट 1 उसका हम अपलोड कर चुके हैं, वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और आज हम पार्ट 2 बनाने वाले हैं, यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो और भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं जिन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स को समझने के लिए, अकाउंट्स के क्वेश्चन करने के लिए। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ और जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करो, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 देखो। और 11th की जो भी मैंने पहले वीडियो बनाया, अकाउंटिंग इक्वेशन या बेसिक्स जो आपके अकाउंट के हैं, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, यूजर्स, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हो। अपनी अकाउंट्स की फाउंडेशन को आप अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस के पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट 2 के अंदर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल हमारा प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म नंबर 7। 6 प्रिंसिपल्स अजम्पशन हमने इससे पहले डिस्कस किए थे। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में पूरी तरह से आपके क्लास 11th के अंदर नहीं बता रखा है। मतलब इसके कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो क्लास 11th में नहीं है। तो होता क्या है कि हमें इसका प्रैक्टिकल इंसाइट नहीं मिलता है कि ये कैसे काम करता है। हमें बस थ्योरेटिकली बता रखा है कि ऐसे करना है। हाँ, एक चैप्टर है आपका रिजर्व और प्रोविजन, उसमें थोड़ा सा इसका हिंट आता है। आगे चल के जब हम वो चैप्टर कवर करेंगे, एक थ्योरी का चैप्टर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार थ्योरी का है, इसको तो ऐसे ही रट लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको अकाउंटिंग फाउंडेशन अगर बनानी है अकाउंट्स में, तो आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है, प्रोवाइड फॉर, मेक प्रोविजंस all anticipated losses and expenses but do not account for anticipated incomes and profits। इस चीज का मतलब ये, सबसे पहले समझो प्रोवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है। प्रोवाइड फॉर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बुक में नहीं दे रखा है लेकिन ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है इसमें मेक प्रोविजंस, यानी इन चीजों के लिए हमें प्रोविजन बनाना है। किसके लिए बनाना है? एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। एंटिसिपेटेड के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं फ्यूचर, यानी जो होने वाले हैं नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाले लॉसेस और एक्सपेंसेस, उनके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे, प्रोवाइड फॉर करेंगे। बट डू नॉट अकाउंट फॉर एंटिसिपेटेड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। और फ्यूचर में या एंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट्स है, इनकम्स है, उनके लिए अकाउंट मत करो, उनके लिए कोई एंट्री आप पास मत करो। ये इसका कहने का मतलब है। देखो होता क्या है, आपको कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज के अंदर ये होता है कि आपको क्या करना होता है, जो भी अपने बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट्स है, वो पब्लिकली इश्यू करने होते हैं। तो पब्लिक के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, उनका इनकम स्टेटमेंट आएगा, बैलेंस शीट आएगा। तो पब्लिक उसको एनालाइज करेगी, फिर उसमें इन्वेस्ट करेगी, या फिर अगर बैंक को लोन देना है, या बहुत सारी चीजें जो यूजर्स करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि कंपनी को अपनी फेयर इमेज बतानी पड़ती है कि हाँ, हकीकत में हम किस जगह खड़े हैं, हकीकत में हमारे पास कितना पैसा है, कितना प्रॉफिट है, कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटीज है। तो उसकी इमेज बतानी, वो फेयर आपको इमेज बतानी होती है इन्वेस्टर्स को। हम ये मान के चलते हैं, चाहे रियलिटी में ऐसा हो या नहीं हो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन इसीलिए बने हुए कि वो फेयर इमेज बता पाए। तो फेयर इमेज का यहाँ पे चक्कर पड़ जाता है। देखो होता क्या है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, अब आज की अगर हम बात करें, तो अगर आज 31 मार्च है, तो 31 मार्च को अगर मुझे ये पता है कि कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं से एक लाइबिलिटी जनरेट होने वाली है जिसका पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ, जैसे मान लो कोई केस चल रहा है कंपनी पे, तो कंपनी पे कुछ केस चल रहा है और मुझे लग रहा है कि यार ये केस हम हार सकते हैं। जैसे मान लो अपना एक प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, जिसका कोई साइड इफेक्ट हो गया है, किसी कस्टमर ने आप पे केस कर दिया है और वो केस कोर्ट में चल रहा है, तो इसकी एक लाइबिलिटी जनरेट हो सकती है। आप उसको पैसा देना पड़ेगा। उसने जो भी पूरा वो बोलता है ना डिफेमेशन केस किया है, अगर वो जीत जाता है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। आपने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, आपने एक फ्यूचर लॉस या फ्यूचर एक्सपेंसेस आपने क्रिएट कर लिया, तो उसको आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा कि यस, इन नियर फ्यूचर ये हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है कि इन नियर फ्यूचर कोई आपकी लाइबिलिटी जनरेट होने वाली है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक
और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम क्यों बनाते हैं। चलो इन पे हम बाद में आते हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं लॉसेस और एक्सपेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट और इनकम के बारे में। तो ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ लॉस और इनकम की बात नहीं कर रहा है कि एंटीसिपेटेड जो लॉस और एक्सपेंस है उसको आपको प्रोवाइड करना है, अकाउंट में लेना है, ताकि आपके यूजर्स को पता चले कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये बात कर रहा है इनकम और प्रॉफिट की भी। तो ये कह रहा है कि अगर फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, उसका अकाउंटिंग नहीं करनी। मतलब आप अगर जैसे मान लो वही केस ले लेते हैं, तो आपके ऊपर केस चल रहा है और आपके उस केस के जीतने के चांसेस आपके ज्यादा है। यानी आप अगर उस केस को जीत जाते हो तो आप सामने वाले से पैसा ले सकते हो, आपने जो भी रिटर्न डिफेमेशन केस आपने जो भी किया तो सामने वाले से आपको पैसा आएगा, या आपने कहीं पे गारंटी दे रखी है तो उस गारंटी की वजह से आपको पैसा मिल रहा है, ना कि देना पड़ रहा है। बट वो इन फ्यूचर होने वाला है, आज वो नहीं होने वाला है। तो जब वो इन फ्यूचर अगर कोई लॉस होने वाला है तो वो आपको अकाउंट में लेना है, और इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है, कोई इनकम होने वाली है, अगर आपको पता है कि वो होगी, लेकिन उसको हम अकाउंट में नहीं ले सकते हम। क्योंकि देखो अगर ये अलाउ कर देंगे कि आप फ्यूचर प्रॉफिट्स और फ्यूचर इनकम भी आपको अकाउंट में ले सकते हो, आप अपनी इनकम को ज़्यादा बता सकते हो, अपनी एसेट्स को ज़्यादा बता सकते हो, तो इसका गलत फायदा सारी कंपनीज उठाएगी। होगा क्या कि हम फालतू का केस करके हम दिखा देंगे कि यार हम जीतने वाले, हमें इतना प्रॉफिट होने वाला है, और अब वो अकाउंट में दिखा देंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ये रूल है जो पूरी दुनिया में अकाउंट्स में फॉलो होता है, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। कि एंटीसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस को शो नहीं करना है, हमें कम से कम दिखाना है, जितना कम हो सके हमें उतना ही दिखाना है कि भाई यही हमारी स्थिति है, ताकि इन्वेस्टर्स को हमें एक ऐसी इमेज नहीं देनी है कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत बड़ा चढ़ा के उन्हें हम नहीं बता पाए। तो फेयर इमेज कंपनी की, बिजनेस की मार्केट में पहुंचनी चाहिए। अब आते हैं इस एग्जांपल पे, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट और एनआरवी। देखो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के दो तरीके होते हैं। 31 मार्च आ गया, हमारी गोडाउन, हमारे फैक्ट्री में गोडाउन में क्या क्या पड़ा हुआ है, हम उसको वैल्यू करेंगे, उसको वैल्यूएशन निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना, जो आपके बैलेंस शीट में मिलता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, जब हम वैल्यू कर रहे हैं तो वैल्यू करने के वैसे तो हमारे पास बहुत मेथड्स हैं, जैसे हम ने पहले भी बात की थी, फीफो मेथड, लिफो मेथड, एवरेज मेथड। हम मेथड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम पर यूनिट कौन सी प्राइस लेने वाले हैं। मेरे पास जैसे मान लो बिजनेस है मोबाइल्स का, अपन मोबाइल बना रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक अपने पास कितने मोबाइल पड़े हुए हैं, तो मोबाइल की, एक मोबाइल की हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, क्या पर यूनिट कौन सी प्राइस हम ले रहे हैं। तो उसके अंदर कॉस्ट और एनआरवी दोनों का कॉन्सेप्ट होता है। कॉस्ट भी ले सकते हो, एनआरवी, एनआरवी यानी आप उसको बेचोगे कितने में, और कॉस्ट यानी आपने वो फोन बनाया तो आपके लिए कितनी कॉस्ट पड़ी। तो पर फोन मान लो हो सकता है उस फोन की जो कॉस्ट है वो 20,000 है, और एनआरवी है यानी हम बेचेंगे उसको 25 में। तो आपको उस मोबाइल को, अपने क्लोजिंग स्टॉक को पर यूनिट किस पे वैल्यू करना है, जो इन दोनों में से कम होता है। इन दोनों में से कम क्या है, कॉस्ट। तो 20,000 पे उसको वैल्यू करेंगे, ना कि 25 पे। कभी कभी क्या होता है, एनआरवी कम हो जाती है कॉस्ट से। यानी मान लो कोई ऐसा फोन आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो अब लोग खरीद नहीं रहे, तो आपने उसकी प्राइस ड्रॉप कर दी। अब प्राइस ड्रॉप हो गई तो कॉस्ट से भी आपको कम में उसको बेचना पड़ रहा है, तो अब एनआरवी कम है तो इस पे वैल्यू करना पड़ेगा। तो इसका, इस एग्जांपल का और इसका क्या लेना देना है, इसका क्या कनेक्शन है, आप समझना। इस कॉन्सेप्ट में अपन इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सबसे, इसको रटना बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग इतना है कि समझना मुश्किल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम दोनों में से कम को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि फ्यूचर के अंदर जो लॉस हो रहा है उसको अकाउंट करना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम को हमें अकाउंट नहीं कर रहा है। मान लो अगर एनआरवी 15,000 है और कॉस्ट अपनी 20,000 20,000 है, और अपन कॉस्ट पे उसको ले लेते हैं कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक फोन कितने के पड़े हुए हैं, 20,000 के पड़े हुए हैं। तो इसका हमारे पास, इसका नुकसान ये हो जाएगा कि जब हम बेचने जाएंगे तो 15,000 ही आएगा। यानी इन्वेस्टर्स को तो हमने बता दिया कि मेरे पास स्टॉक है, बहुत सारे फोन पड़े, एक एक फोन 20-20 हज़ार का है, लेकिन जब हकीकत में बेचने गए तो एनआरवी कम हो गई, तब हमारे पास पैसा कम आया, तो हमने इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाया। जब आपको पता था कि कम कीमत आएगी तो आपने इन्वेस्टर को ये बात क्यों छुपाई। इसी तरह से जब उल्टा होता है तब एनआरवी ज्यादा होता है, नॉर्मली एनआरवी ज्यादा ही होती है, कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिट जोड़ के ही हम बेचते हैं, तब हम कॉस्ट पे दिखाते हैं कि यार भाई ये इतना हमारे पास स्टॉक है। हम एनआरवी पे नहीं दिखा सकते क्योंकि जब हम बेचने जाएंगे तब हमें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर हमारी इसके क्या प्राइस हम रखेंगे, तो कितना प्रॉफिट होगा वो हम अभी से नहीं बता सकते। तो फ्यूचर प्रॉफिट और फ्यूचर इनकम्स को छोड़ के
एंटिसिपेटेड यानी फ्यूचर एक्सपेंसेस लॉसेस का अकाउंट करना है, वो प्रोविजन उसका बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी जो है इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, और सारे प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन हम बनाते हैं, आगे आप सुनोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो सब। तो ये क्यों हम बना रहे हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि आपका जो डेटर है, अब आपको पता चल गया कि आपके जो डेटर्स है वो नॉर्मली 5% 10% पैसा नहीं देते हैं, तो वो आपका लॉस हर साल होता है। तो ये फ्यूचर में होने वाला एक लॉस है, तो इसका प्रोविजन आप पहले से बना लो, पहले से बता दो कि ये एक लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर ली, आपके इन्वेस्टर को एक फेयर इमेज मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस लॉसेस को शो करना है, एंट्रीज पास करनी है, उसका प्रोविजन बनाना है, बट एंटिसिपेटेड इनकम्स और प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम गलत इमेज मार्केट में नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दोनों वर्ड इसके लिए यूज करते हैं हम, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह होता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड, market value of an asset may change but the recorded price of it in the books, meaning book value, does not change। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, जब हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, स्पेशली अबाउट असेट, हमने किसी असेट को परचेस किया, तब उसकी क्या कॉस्ट हमने पे की, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जो हमारी बुक्स में हम मेंटेन कर रहे हैं असेट्स को, बैलेंस शीट में जब हम लाइबिलिटी और असेट्स को शो करते हैं, तो वहां पे असेट्स के कॉलम के अंदर हमने जिस अमाउंट पे असेट्स को शो कर रखा है, उसी अमाउंट पे हम शो करेंगे, चाहे मार्केट वैल्यू चेंज हो जाए या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई मशीन परचेज की है, तो जब हमने परचेस की थी, उसकी क्या कॉस्ट पे की थी, तो वो बुक वैल्यू यानी बुक में कितने में वो शो कर रही है, 8 लाख। मान लो हमने इसी साल परचेस की, तो 8 लाख में हमने परचेस की, और वो उसी अमाउंट पे हमने बुक्स में शो कर रखी, उसी पे एंट्री कर रखी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 9 लाख, यानी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो मार्केट वैल्यू का जो फ्लक्चुएशन आता है किसी भी असेट्स में, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी एक्सपेंस में, मार्केट वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। तो हम वहां पे हर बार ये नहीं करते कि हम कॉस्ट को बदल के मार्केट वैल्यू पे ले लेते हैं, तो यानी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बार बार हम चेंजेस नहीं करते, कॉस्ट पे ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ताकि एक तो क्लैरिटी रहे कि हमें याद रहे कि भाई कितने पे मेंटेन किया, क्योंकि अकाउंट्स का एक पर्पज है कि हमें क्या करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन को मेमोराइज नहीं करना, हमने ट्रांजैक्शन को रिमेंबर नहीं करना, वो सब लिखा हुआ है। तो एक ये पर्पज फुलफिल हो रहा है कि हमें याद रहता है कि कब वो क्या कहते हैं परचेस की थी। और दूसरी चीज, जब बार बार हम मार्केट वैल्यू पे चेंज करेंगे, तो मार्केट वैल्यू तो हर दिन हर महीने चेंज हो सकती है, तो कितनी बार हम उसको चेंज करने वाले हैं। तो हमने ये प्रिंसिपल ही बना दिया कि हम सारी असेट्स को जब भी हम परचेस करेंगे, जितनी कॉस्ट हम पे करेंगे, बुक्स के अंदर उतने पे ही शो करेगी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी। अब मान लेते हैं कि ये जो डेटा दे रखा है वो डेटा 2011 का दे रखा है, तो 2025 में कुछ चीजें चेंज हो गई। देखो, बुक वैल्यू में तो कुछ चेंज होगा नहीं, हमने उस पर रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। इस असेट्स की मार्केट वैल्यू हो गई 15 लाख। मान लेते हैं कि ये ऐसी असेट है जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे आपकी बिल्डिंग या कुछ भी मशीनरी हो सकती है जिसकी अब वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, वो 15 लाख की हो गई 2025 में। अगर आप खरीदने जाओगे तो 15 लाख में मिलेगी, पहले वही चीज 9 लाख में मिल रही थी, और हमने जब परचेस की थी वो 8 लाख में थी। तो अब हम 2025 में इसको 15 लाख नहीं करेंगे, हम 8 लाख पे ही रखेंगे, और साथ साथ इस पर डेप्रिसिएशन भी लगता जाएगा। हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितनी कॉस्ट होती है, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगता है, और वो माइनस होता रहता है। तो वो 8 लाख से कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू जो है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करेगी। हालांकि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, आईएफआरएस, अभी इसी चैप्टर के अंदर आपको दे रखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस, तो आईएफआरएस ये बोलते हैं कि आईएफआरएस से आपको थोड़ी सी छूट देते हैं कहीं पे, कि आप मार्केट वैल्यू पे भी अपनी असेट्स को वैल्यू कर सकते हो। हालांकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अभी तक एप्लीकेबल नहीं है, तो हम वही चल रहे हैं। और यहाँ तक कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में अभी तक यही चल रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जितने पे खरीदा उतने पे शो करो, माइनस डेप्रिसिएशन हर साल होता जाएगा। मार्केट वैल्यू चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, हम असेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। कुछ सिचुएशन में हो सकता है हम रिवैल्यूएशन करें, लेकिन वो एक गिवन एक सर्टेन ओकेशन होता है। जैसा कि आप देखोगे क्लास 12 के अंदर जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तो हम सारी असेट्स को वापस वैल्यू करते हैं, फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि असेट्स की वैल्यू बढ़ी या कम हुई, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा इवेंट हो रहा होता है, जैसे कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है,
हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, सारी एसेट्स को हम बेच रहे हैं, तो ऐसा कोई इवेंट होता है तब भी हम क्या करते हैं, एसेट्स को रीवैल्यू करके मार्केट वैल्यू पे ले जा सकते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर ही चलेगी। जब आप क्लास 12th के अंदर जाओ तो याद रखना, आप अपने टीचर से जरूर ये क्वेश्चन पूछना कि सर हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है और असेट्स को हमेशा हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हैं, तो क्लास 12th के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, हम असेट्स की वैल्यू चेंज क्यों कर रहे हैं। तो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। अगर उन्हें पता है इस बारे में तो ऑफकोर्स वो अच्छे से जवाब देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है, उसको हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। इसका जो एग्जांपल है वो लिंक टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट और रीजन फॉर एडजस्टमेंट्स। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसा कि अपन ने अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो अपन ने पार्ट 1 बनाया था, तो उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस और इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है उन्हें हमें रिकॉर्ड करना है, और जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होते उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है, उन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं और उन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, इन सब के एडजस्टमेंट। तो होता क्या है, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है, जैसे कि 2025-26 अभी ईयर चल रहा है, यानी कि हम 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो इस पीरियड के अंदर जिन एक्सपेंसेस को हमने इनकर किया, एक्चुअली मतलब जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे अगर आप हर महीने रेंट दे रहे हो तो जो 12 मंथ्स का रेंट हो रहा है अप्रैल से लेकर के मार्च तक, अब हो सकता है आपने ड्यूरिंग अप्रैल टू मार्च आपने एडवांस रेंट दे दिया, आपने 15 मंथ्स का रेंट दे दिया, लेकिन आपको 15 मंथ्स का रेंट यहाँ पे नहीं लेना। आपको क्या करना है, जो 12 मंथ्स का रेंट होता है वो एक्सपेंसेस है उसी को लेना है, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, एटसेट्रा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं 12 मंथ्स में जो इनकर हो रहे हैं, जो एक्चुअली 12 मंथ से रिलेटेड है, उनको लेना है, ना एडवांस ना पुराना। और इसी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपन एक्सपेंसेस को ले रहे हैं और इसी पीरियड की इनकम को भी लेना है, यानी अप्रैल से लेकर के मार्च के बीच में जो एक्सपेंसेस इनकर हुए और जो इनकम रिकॉग्नाइज हुई, जो इनकम रियलाइज हुई, इन दोनों को मैच करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया, इनकम और एक्सपेंस को मैच करना है। बट याद रखना हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ट है और साथ साथ हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग पीरियड पे भी बेस्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड ही नहीं होगा तो आप मैच कब करोगे और किससे क्या मैच करोगे। तो ये प्रिंसिपल लिख कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं हो कि हम एक्सपेंसेस तो यहाँ पे 15 मंथ्स का ले लें और इनकम को हम 9 मंथ्स की ले लें, या फिर इसका उल्टा कर दे, 15 मंथ्स की इनकम हो गई, 9 मंथ्स का एक्सपेंसेस हो गया, दोनों को मैच किया तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हो रही है वो गलत हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, एक्सपेंसेस और इनकम दोनों ही सेम पीरियड के होने चाहिए, तभी आप उन्हें मैच कर पाओगे, और जब आप इन्हें मैच करोगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस मिलेगा जो कि करेक्ट होगा, इनकरेक्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे मंथ्स में हेर फेर कर देते हो अकाउंटिंग पीरियड में तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा और लॉस भी अगर आपका कैलकुलेट हुआ है तो वो भी गलत होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक्सपेंस और इनकम को मैच करना है, बट याद रखना वो कब इनकर हुए, बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, वो इस अकाउंटिंग पीरियड में इनकर होने चाहिए। तो ये है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। इट इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट। तो आज का 4th कॉन्सेप्ट हमारे पास है, या फिर प्रिंसिपल हमारे पास है, डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, जो अपन ने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो डबल एंट्री सिस्टम में जो होता है वही डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि एवरी ट्रांजेक्शन दैट एंटर्ड इनटू हैज 2 एस्पेक्ट्स, यानी हर ट्रांजेक्शन जो हुआ है, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे हर एक ट्रांजेक्शन के भी 2 पहलू, 2 एस्पेक्ट होंगे ही होंगे जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। एक को हम नाम देते हैं डेबिट और दूसरे को अपने नाम दे दिया क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों में उसको रिकॉर्ड करना है। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है जो सिर्फ क्रेडिट हो, डेबिट नहीं हो, जो सिर्फ डेबिट हो या क्रेडिट नहीं हो। जैसे सैलरी आप पे कर रहे हो तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और हम पे कर रहे हैं तो पैसा जो जा रहा है, हम कैश जो हमारा कम हो रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी देने को भी हमने डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करके देखा है।
तो हर ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी करना है। ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट है, इसी पे डबल एंट्री सिस्टम हमारी अकाउंटिंग टिकी हुई है। दैट इज वाई डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हमेशा हमारी अकाउंट्स में जितना डेबिट हमने टोटल किया है सारे ट्रांजेक्शन मिला के, उतना का उतना क्रेडिट भी होगा अमाउंट में। जैसे 5 लाख का डेबिट, अब मैं बात करूँ 6 महीने आपके अकाउंटिंग करते करते हो गए, अब आप डेबिट डेबिट टोटल लगा रहे हो तो वो 5 लैक्स है। तो 5 लैक्स की टोटल क्रेडिट में भी होनी चाहिए, वरना आपके अकाउंटिंग में मिस्टेक है। इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आगे चल के आपका चैप्टर आएगा जिसमें हम क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट की टोटल लगाते हैं और हम ये कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए। बाद में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है, सबसे बड़ा हमारा गोल ही यही होता है बैलेंस शीट के अंदर कि वो मैच हो जाए। तो बैलेंस शीट इसीलिए मैच होती है क्योंकि हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल है। तो बैलेंस शीट का एक साइड है असेट, दूसरी साइड है लाइबिलिटी, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो दोनों मैच होनी चाहिए। और अपन ने जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा उसका वीडियो भी आप देख सकते हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच क्यों होती है, क्योंकि एक तरफ असेट है, असेट को डेबिट रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ लाइबिलिटी और कैपिटल है, उसको क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों सेम क्यों होती है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है। तो हर ट्रांजेक्शन को अपन ने दोनों में डिवाइड किया है सेम अमाउंट से, तो ऑफकोर्स वो मैच होना ही चाहिए। तो ये थे आज के कुछ कॉन्सेप्ट जो अपन ने डिस्कस किए। थ्योरी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, थ्योरी पे भी उतना ही फोकस करना है जितना न्यूमेरिकल पे कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल से यहाँ पे टोटलिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना ये नहीं है। अकाउंट्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल तभी सही होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, जब आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जब आपको मिल गया है। तो अगर ये वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो, इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 हम बनाएंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। जो हमारे अभी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उन्हें भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे।